वेलकम टू सेंट्रल एकेडमी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जनवरी 2021 का पेपर है ये, हम इसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ द एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें प्रीनेटल पीरियड, और दूसरा ऑप्शन है अर्ली चाइल्डहुड, और तीसरा ऑप्शन है मिडिल चाइल्डहुड, और फोर्थ है एडोलसेंस, जन्म पूर्व अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और है किशोरावस्था। कह रहे हैं कि भाषा अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि सेंसिटिव पीरियड कौन सा है? तो इसमें है जन्म पूर्व अवधि। जन्म पूर्व अवधि का मतलब प्रीनेटल स्टेज का मतलब है कि जन्म से पहले की अवस्था। अर्ली चाइल्डहुड जो कि है जो है 2 से 6 वर्ष की अवस्था मानी जाती है, और मिडिल चाइल्डहुड जो कि 6 से 8 वर्ष की अवस्था मानी जाती है। तो हम जानते हैं कि भाषा के अर्जन और विकास के लिए जो है सबसे सेंसिटिव पीरियड हमारा क्या होगा? अर्ली चाइल्डहुड है, प्रारंभिक बाल्यावस्था है। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है? राइट ऑप्शन हमारा सेकंड होगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था। और फिर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कोहलबर्ग। कह रहा है कि क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। फर्स्ट है लेटेंसी स्टेज, प्रसुप्ति अवस्था, और सेकंड है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, और तीसरा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और फिर फोर्थ है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी स्टेज, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। तो इसमें लॉरेंस कोहलबर्ग की बात कर रहा है, लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी की बात कर रहा है। तो फर्स्ट है इसमें प्रसुप्ति अवस्था जो कि सिगमंड फ्रायड ने दिया है। मनोलैंगिक विकास के 5 चरण दिए हैं, जिसमें से इसमें से एक स्टेज है प्रसुप्ति अवस्था, तो ये तो होगा नहीं। और सेकंड ऑप्शन है सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत अभिविन्यास, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, यही हमारा राइट ऑप्शन है। लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी का ये जो है कि ये 5वीं स्टेज है। ये उन्होंने 3 लेवल और 6 स्टेज दिया है, जिसमें जो है 5वीं स्टेज यही हमारा सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास का है। और फिर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? मतलब ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशन अ टीचर ऑफन पेज मोर अटेंशन टू बॉयज दैन गर्ल, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। फर्स्ट है जेंडर बायस, जेंडर पक्षपात, और सेकंड है जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर पहचान, और तीसरा है जेंडर रिवेलेंस, जेंडर संबद्धता, और फोर्थ है जेंडर कॉन्स्टेंसी, जेंडर संप्रूपता। कह रहा है कि कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा जेंडर पक्षपात। जेंडर पक्षपात का मतलब किसी की तरफ जो है ज़्यादा झुकाव, मतलब चाहे गर्ल्स हो या बॉयज हो, एक तरफ जिसकी तरफ हम ज़्यादा झुकाव करते हैं, मतलब कि जिसके पक्ष को हम ज़्यादा लेते हैं, उसे कहते हैं जेंडर बायस या फिर जेंडर पक्षपात कहते हैं। फिर हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? फर्स्ट ऑप्शन है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना, और दूसरा है जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना। किसी स्पेसिफिक जेंडर को हम महत्व नहीं देते हैं, इसलिए हमारा ये जो है आंसर ये राइट नहीं है, रॉन्ग है। जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, हमें जो है बच्चों को कभी जेंडर या किसी भी कैटेगरी में जो है डिवाइड नहीं करना चाहिए। जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था नहीं, ये भी नहीं होगा। हमारा राइट आंसर है कि जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना। और फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट विल व्यूइंग चिल्ड्रन एज अ एक्टिव सीकर्स ऑफ नॉलेज एम्फेसाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल एंड कल्चर कंटेंट ऑन देयर थिंकिंग। कहने का मतलब क्या है कि किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में, मतलब कि इसमें बच्चा एक्टिव है,
और उनके चिंतन पर सामाजिक और फिर आगे सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु के प्रभाव को मत उन्होंने जो है सामाजिक और संस्कृति की बात की, मतलब कि समाज और संस्कृति की बात कौन करता है, तो समाज और संस्कृति की बात हमेशा लेव वाइगोत्स्की करते हैं। इसका मतलब हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, लेव वाइगोत्स्की। जॉन डी वो जेबी वाटसन तो है नहीं। जीन पियाजे हाँ वो मानते हैं कि बच्चा जो है वो ज्ञान का सक्रिय जिज्ञासु है, बट आगे समाज और संस्कृति की बात वो नहीं करते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग तो उन्होंने नैतिकता का सिद्धांत दिया था, तो हमारा राइट ऑप्शन सेकंड होगा। और फिर हम आगे देखते हैं, जिक्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाए। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस तरह से संबोधित करते हैं? तो वाइगोस्की ने कौन सी थ्योरी दी थी वाइगोत्स्की ने? तो उन्होंने जो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत उन्होंने दिया था, और उन्होंने बताया था कि बच्चा जो है वो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, राइट ऑप्शन इसमें कौन सा होगा, तो व्यक्तिगत वार्ता, जिसको हम प्राइवेट स्पीच कहते हैं, ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। फिर जोर से बोलना या फिर पाठ या फिर आत्म केंद्रित वार्ता, ये इसमें ये रॉन्ग आंसर है, सारे हमारा आंसर है व्यक्तिगत वार्ता। फिर सेवंथ है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? गिविंग क्यूज टू चिल्ड्रन एंड ऑफरिंग सपोर्ट एज एंड व्हेन नीडेड एज एन एग्जाम्पल ऑफ रीइंफोर्समेंट, कंडीशनिंग, मॉडलिंग, स्कैफोल्डिंग। कह रहा है कि बच्चे को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग देना उस किसका उदाहरण है? तो ये है स्कैफोल्डिंग या फिर पाढ़। और फिर हम अगला देखते हैं, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? Which of the following behaviors characterize the concrete operational stage as proposed by जीन पियाजे? निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? तो फर्स्ट है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, साध्यात्मक विचार, हाइपोथेटिक डिडक्शन, रीजनिंग, प्रपोजनल थॉट, और सेकंड है कंजर्वेशन, क्लास इंक्लूजन, डेफर्ड इमिटेशन, ऑब्जेक्ट परमानेंस, और फोर्थ है मेक बिलीव प्ले, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। तो हम जानते हैं कि जीन पियाजे ने जो थ्योरी दी थी उसमें जो है उसमें उन्होंने चार स्टेज बताए थे। फर्स्ट कौन सा था? सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि जो है जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था मानी जाती है, और जो है उसके बाद सेकंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम 2 से 6 वर्ष की अवस्था मानते हैं, 2 से 7 या 6 या फिर 7। और फिर तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हम 7 से 11 वर्ष की अवस्था मानते हैं। तो उसी कॉन्क्रीट स्टेज की बात ये जीन पियाजे कर रहे हैं, जिसमें जो है संरक्षण कक्षा समावेशन, ये हमारा राइट आंसर होगा। फिर है 9th क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पियाजे कंस्ट्रक्ट इज इन द कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? फर्स्ट है स्कीमा, दूसरा अवलोकन अधिगम, फिर तीसरा है अनुबंधन, फिर चौथा है प्रबलन। तो फर्स्ट इसमें संज्ञानात्मक विकास की बात कर रहे हैं, अर्थात जीन पियाजे की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमारा ये स्कीमा हमारा राइट आंसर होगा। फिर 10वां क्वेश्चन है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट शुड बी, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो फर्स्ट है विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, और दूसरा संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। फिर है तीसरा है विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना। फोर्थ है रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण अंकित करना। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा बोल रहा है कि आकलन का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो हमारा इसमें राइट आंसर कौन सा है? इसमें हमारा सेकंड जो है वो राइट आंसर है। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, मतलब कि उनकी गलती या फिर उनकी कन्फ्यूज़न को समझना कि कहाँ बच्चे जो है गलती कर रहे हैं या फिर कहाँ वो कुछ भूल रहे हैं, उनको समझना, यही आकलन का प्राथमिक उद्देश्य है।
और फिर 11 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। फर्स्ट ऑप्शन है, बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। नहीं, बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। बुद्धि एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है। फोर्थ है, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। यही हमारा राइट आंसर है, राइट आंसर है। बुद्धि क्या है, बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है। फिर हमारा है 12 क्वेश्चन, रूही हमेशा समस्या के एकाधी समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है। कह रहा है कि रूही हमेशा समस्या के एकाधी समाधान का मतलब कि जिसमें एक क्वेश्चन और ढेर सारे सोल्यूशन होते हैं, मल्टी सोल्यूशन जिसको कहते हैं, होते हैं। हाँ, उसके बारे में बात करें कि एकाधी समेसन उसे समाधान उसे ही कहते हैं। और फिर आगे ऑप्शन क्या है कि क्रिएटिव थिंकर मतलब सृजनात्मक विचारक, फिर दूसरा अभिसारिक विचारक मतलब कन्वर्जेंट थिंकर, फिर थर्ड है रिजिड थिंकर, और फिर फोर्थ है ईगो सेंट्रिक थिंकर। कह रहे कि तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है कि क्रिएटिव थिंकर हमारा राइट ऑप्शन है। कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है कि जिसमें जो है एक एक जिसमें जो है ढेर सारे क्वेश्चन हो और एक सलूशन हो, उसे हम जो है क्या कहते हैं, जिसमें ढेर सारे क्वेश्चन और एक सलूशन होता है, वो हमारा होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग। और जो कि डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग जिसमें जो है ढेर सारे सलूशन होते हैं, एक क्वेश्चन में तो ढेर सारे सल्यूशन होते हैं, उसे कहते हैं हम जो है डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो इसमें आंसर कौन सा होगा, तो इसमें होगा फर्स्ट आंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। फिर 13 है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है, बच्चों की विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, और सेकंड इस स्थिति को जैसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए, और तीसरा है इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। फिर फोर्थ है, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में वंचित समूह से संबंधित की जो बच्चे जो है पढ़ने शिक्षा से वंचित हैं, उनकी सहभागिता कम उस स्थिति में उनकी सहभागी जो है उनकी भागीदारी जो पढ़ाई में कम है, उस स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, राइट ऑप्शन होगा कि अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए, मतलब कि उनके टीचिंग पर विचार करना चाहिए कि हम किस तरह से क्या करें कि बच्चे जो है वो शिक्षा से वंचित ना हो और वो भागीदारी लें। बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए एक नए तरीके ढूंढने चाहिए। और फिर 14 क्वेश्चन है कि एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को जो है ऑप्शन क्या है कि तैयार नहीं करना चाहिए, और दूसरा कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। तो एक समावेशी कक्षा की बात कर रहा है, और फिर तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन कौन सा है, इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा थर्ड, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। और फिर हमारा 15 है, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है, मतलब कि प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ डिसलेक्सिया की बात कर रहा है। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डिसलेक्सिया से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब एग्जाम में हमेशा एक क्वेश्चन जो है डिसेबिलिटी से आता है। तो इसमें जो है क्या कह रहा है कि क्वेश्चन पठन वैफल्य डिसलेक्सिया बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं। तो हाँ जो है न्यून अवधान विकार मतलब कि अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, दूसरा है डाइवर्जेंट थिंकिंग, फ्लुएंसी इन रीडिंग ये नहीं होगा, इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंसी यही हमारा राइट ऑप्शन है, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, मतलब कि डिसलेक्सिया में क्या होता है कि बच्चा पढ़ नहीं पाता है। 16 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। फर्स्ट है व्यवहारवादी सिद्धांत, और दूसरा अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिवृत्ति, और फिर थर्ड है अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, और फोर्थ है मुख्य व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। हमारा राइट ऑप्शन यही होगा। और फिर 17 देखते हैं संरचनावादी मतलब कि कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट जो है ढांचे में आदिगम प्राथमिक रूप से
कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब संरचनावादी हमेशा बोलते हैं कि बच्चा जो है एक्टिव रहना चाहिए, वो खुद से ही नॉलेज बिल्ड करना चाहिए, उसको अपना दिमाग लगाए और वो खुद को जो है चीज़ों को ढूंढे, कैसे खोज करे। तो इसमें ऑप्शन क्या है, यंत्रवत याद करने पर आधारित, बिल्कुल नहीं होगा ये हमारा रॉन्ग आंसर है। तो प्रबलन पर केंद्रित है, बिल्कुल नहीं। अनुबंधन द्वारा अर्जित है, बिल्कुल नहीं। अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, मतलब कि फोकस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, मतलब कि जो भी है वो मीनिंग मेकिंग है, मतलब कि अर्थपूर्ण अधिगम हो, खुद से बच्चा जो है नॉलेज बिल्ड करे, यही कॉन्टेक्स्टविस्ट कहते हैं। और फिर 18 है, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। फर्स्ट, बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, नहीं। बच्चों को दंडित करना चाहिए, नहीं। बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए, ये भी नहीं होगा। प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए, ये हमारा राइट आंसर है। और फिर 19 है, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। फर्स्ट है, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना चाहिए। और सेकंड है, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। थर्ड है, यंत्रवत याद करना। फोर्थ है, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकन करना, वर्गीकरण करना। पर बोल रहा है कि चाइल्ड सेंटर्ड की बात कर रहे हैं, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी की बात कर रहा है। और जहाँ भी क्वेश्चन चाइल्ड सेंटर्ड की बात करता है तो उसमें जो है बच्चा हमेशा एक्टिव होना चाहिए, खुद से नॉलेज बिल्ड करना चाहिए, बच्चों को प्रमुखता देनी चाहिए। तो इसमें क्वेश्चन केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना चाहिए, ये हमारा रॉन्ग आंसर है। और दूसरा है, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देनी, यही हमारा राइट ऑप्शन है। यंत्रवत याद करना, ये भी नहीं होगा, ना कि। और फोर्थ है, योग्यता के आधार पर बच्चों को कभी रैंकिंग नहीं करनी चाहिए या फिर लेबल नहीं करना चाहिए, ठप्पा नहीं लगाना चाहिए। फिर जो है कितना 20 क्वेश्चन है कि संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से हमेशा जो है पूर्णतया अलग है, नहीं। स्वतंत्र है, नहीं। बोला है कि सन्निहित है। फिर फोर्थ है, संबंधित नहीं है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, सन्निहित है। संवेग और संज्ञान हमेशा एक दूसरे से संबंधित होते हैं। और फिर 21 है, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। फर्स्ट है, अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। और फिर अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है। अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। फिर है, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। ये संरचनावादी सिद्धांत की बात, संरचनावादी हमेशा कहते हैं कि बच्चा हमेशा एक्टिव होगा और वो खुद से नॉलेज बिल्ड करेगा। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया कि ये फोर्थ, लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव एंगेजमेंट, मतलब कि सक्रिय रूप से। और फिर विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण, ये 22 क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है। फर्स्ट ऑप्शन, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है। फिर है, यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करता है, यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है, यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। क्या कह रहे हैं कि क्वेश्चन, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है।